चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने लिखा कि परसेंटेज ऑफ द कंपोजिशन। अगर आपको किसी कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी हो किसी एलिमेंट्स की, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, मास परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। एलिमेंट्स का मास क्या है उस कंपाउंड में अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरह से यूज किया। हमने कहा कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। कहाँ पर? यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है बेटा, तो इस जगह पर हम पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का 14 होता है, नाइट्रोजन 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन के 2 मोल है, वो रख दिया। इसी तरह से कार्बन का 12 इंटू 1 किया, ऑक्सीजन का 16 इंटू 1 किया, और फिर नाइट्रोजन आया तो 14 किया। एक है नाइट्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप कैलकुलेट करिएगा, पूरी वैल्यू की आ जाएगा 60 ग्राम। यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द यूरिया क्या होता है? 16 ग्राम होता है। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन निकला कि 60 ग्राम 60 ग्राम यूरिया कंटेन नाइट्रोजन कितना है? 14। एक बार ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, तो यानी कि 14 टू द 28। तो 60 ग्राम यूरिया में टोटल नाइट्रोजन का मास कितना है? 28 ग्राम। ठीक है ना, 28 ग्राम। ये बताइए कि 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो आप लिख सकते हैं 28/60। 1 ग्राम NH2CO NH2 कंटेन द नाइट्रोजन कितना? 28/60। परसेंटेज है तो 100 में होगा, तो इसलिए 100 ग्राम यूरिया में कितना हो जाएगा? तो 28 इंटू 100 अपान कितना हो जाएगा बेटा? 60। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 46.66% है ना, इसे 46.67 लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप नाइट्रोजन की परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह से किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को आप निकालेंगे। ठीक है ना, इस बेस पर सब में से कॉन्सेप्ट चैप्टर में कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक दूसरा फार्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज। मैंने लिखा डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड। कोई इम्प्योर कंपाउंड आपको बता देंगे, उसमें आपको प्योरिटी निकालनी होगी। इसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज ऑफ द प्योरिटी इन द सैंपल इज इक्वल्स टू परसेंट ऑफ एन एलिमेंट्स इन द impure sample into 100 upon percent of the sample in the pure sample, percent of same elements in the pure sample। ठीक है ना, ये फार्मूला लगाएंगे। एक मैंने क्वेश्चन लिखा, मेडिकल से एक्सप्लेन करना चाहा इसको। एनालिसिस ऑफ अ सैंपल ऑफ NaCl shows that 45.5% क्लोरीन इज प्रेजेंट। एक एनालिसिस से आपको बताया गया, पता चला कि NaCl में 45.5% प्योर क्लोरीन है। ठीक है ना, तो कह रहा है कैलकुलेट इट्स द प्योरिटी। ओके, एनालाइज द सैंपल ऑफ NaCl shows दैट 45.5% क्लोरीन है इज प्रेजेंट। तो इन कह रहा है कैलकुलेट्स इट्स परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज में प्योरिटी बताइए। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए पहले तो। एनालिसिस ऑफ द सैंपल ऑफ द NaCl shows that the 45.5% chlorine is present in it, calculate the percentage of purity। परसेंटेज ऑफ द प्योरिटी निकालना है। पहले तो सबसे पहले
मोलर मास ऑफ द प्योर NaCl। तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। कैलकुलेट किया, टोटल मोलर मास NaCl का कितना आ गया, 58.5 ग्राम आ गया। अब इसी तरह से आप आगे क्या सॉल्व करेंगे, आगे लिखेंगे क्लोरीन परसेंटेज इन द प्योर NaCl। बेटा प्योर NaCl में क्लोरीन का मास कितना है, 35.5 अपॉन पूरे कंपाउंड का मास क्या है, 58.5 ग्राम में इतने ग्राम क्या है, NaCl है, इंटू 100 कर दिया तो आपको परसेंटेज NaCl में क्लोरीन का परसेंटेज निकल आया। यही वाली चीज़ मैंने यहाँ पर रख के निकाल दी। अब बात आई परसेंटेज ऑफ द प्योरिटी ऑफ NaCl, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ NaCl। तो इस फार्मूले को मैंने यहाँ पर किया, ठीक, और उसमें वैल्यू में क्या रखा, यहाँ से हमको पता चला था कि 60% होता है, 60.68% NaCl में Cl होता है। तो हमने उस वैल्यू को नीचे रख दिया, ये को करना था ना, परसेंटेज ऑफ द सैंपल, परसेंटेज ऑफ सेम एलिमेंट्स इन द प्योर सैंपल। तो प्योर सैंपल में कितना होता है कितना, 45.5% इंटू क्या कर दिया, फार्मूले के अकॉर्डिंग 100 रख दिया। तो आपकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 74.98%। ठीक है ना। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें आप सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, द रिएक्टेंट, किसी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से वो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के समय, जब केमिकल रिएक्शन हो जाती है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, यूज़ हो जाए, ठीक है, रिमेन कुछ भी ना बचे, मतलब जो रिएक्टेंट ना बचे, पूरी तरह से जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स कहते हैं। और यही लिखा है, the reagents, the reactant which completely consumed in the chemical reaction is called the limiting reagents। उसे हम limiting reagents कहते हैं। while other वो reactant which remain unreacted, जिनका कुछ पार्ट unreacted बच जाता है, are called excess reagents। तो ऐसे reagents को जो बच जाते हैं रिएक्शन के बाद उन्हें हम लोग एक्सेस रिएजेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करना चाहा कि A + B गिव्स आउट प्रोडक्ट AB। सपोज दैट इनिशियली हमारे पास A के 10 मोल और B के 5 मोल थे, हमने रिएक्शन कराई तो हमें शुरुआत में इसके 0 मोल रहे होंगे। जब रिएक्शन हुई तो कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या मिला, 5 मोल ये भी मिले। तो ये तो 5 भाई, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तब ये 1 मोल भी बन रहा होगा। तो अगर इसका 5 यूटिलाइज हुआ तब ये 5 मोल बना, तो इसका भी 5 यूटिलाइज हुआ होगा, इसका कितना बच गया, ये 5 जो है वो कैसा बच गया, रिमेन अनरिएक्टेड बच गया। तो इसलिए ये आपका हो गया एक्सेस रिएजेंट्स और बी क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट्स, क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया इस रिएक्शन में। तो इसीलिए आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। In this reaction, B is being used completely, hence is limiting reagents। इसलिए यह limiting reagents है, while A is excess reagents, जबकि A जो बच गया वो excess reagents है। ठीक है बेटा।